आगे बढ़ते हैं और बाजार के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। बाजार तो काफी हरा जो गुलाल होता है उसके जैसे स्क्रीन इस समय नजर आ रहा है, काफी अच्छी रिकवरी है। यूएस फ्यूचर्स भी गेन कर रहे हैं। तो चलिए, और आज हम यहाँ 18 ऑफ स्वदेश पे वुमेन्स डे भी मंगा रहे हैं, तो हम बाजार की बात करेंगे और एक और ऐसे यंग अचीवर जो विमेन है उनसे भी बातचीत करेंगे। राधिका गुप्ता, एमडी सीईओ एडलवाइज म्यूचुअल फंड। राधिका, गुड आफ्टरनून, 18 ऑफ स्वदेश पे स्वागत है आपको। कंग्रेचुलेशंस। आप काफ़ी एटलीस्ट मिलेनियल्स में बहुत लोगों की आप इंस्पिरेशन है। आपने एक छोटे से फंड को काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ, हाई ग्रोथ कंपनी बना दिया और आपकी चर्चा बाजार में होती रहती है, स्पेशली आपके मिड टीयर फंड्स जो हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में HNI इन्वेस्टर बड़े खुश रहते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस। इससे पहले बाजार में बात करें, एक क्विक व्यू दीजिए, कैसा रहा आपका सफ़र? क्योंकि मेल डोमिनेटेड एरिया है बाजार, म्यूचुअल फंड ही बड़ा कंपैरेटिव स्पेस से ऑपरेट करने के लिए, आपने अपना सिक्का तो जमा लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड विशिंग ऑल योर फीमेल व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक्चुअली आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जहां विमेन फोरफ्रंट पे रही हैं। एक टाइम पे तो हमारे काफी बैंक्स भी महिला लोग चलाती थी। बिल्कुल। आज के दौर में हमारे पास एक फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर और एक फीमेल हेड ऑफ सेबी है। तो कहने को तो मुझे लगता है कोई ग्लास सीलिंग नहीं रही है। एंड आई थिंक कहानी उसी बात का टेस्टमेंट है। कभी कभी मुझे लगता है अजय कि ग्लास सीलिंग जो है ना हमारे दिमाग में ज्यादा होती है, आसान नहीं होता हर और वो मैनेज करना। आई एम मदर ऑफ अ 9 मंथ ओल्ड, मैं ये भी कहूंगी। लेकिन अगर आप अपने काम पे लगे रहें, थोड़ा परसिस्टेंट रहें और थोड़ी सहायता की मदद मांगे दोनों चीजें बैलेंस करने में, तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज का हिंदुस्तानी कस्टमर मुझे लगता है छोटे फंड हाउस बड़े फंड हाउस ये नहीं सोचता। जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, जो कंज्यूमर के लिए अच्छी चीज कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। राधिका, आप ये बताइए, मैं आपको अच्छा लग रहा है आज के दिन बात करके, क्योंकि अभी पिछले 24 घंटे में जो बाजार के माहौल में बदलाव आया, जो पावल साहब की कमेंट्री थी, 22 तारीख को नेक्स्ट फेड मीट है, उसके पहले उन्होंने ऑलमोस्ट बाजार को तैयार कर दिया एक बड़े से हाइक के लिए, 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट। और आप इंटरनेशनल फंड्स भी चलाती हैं, तो आपकी टीम उन सब डेटा पॉइंट्स को क्लोजली मॉनिटर करती ही होगी। इस समय आप कैसे देखती हैं इंडियन मार्केट का सेटअप इस लाइट में कि ग्लोबल रेट्स और आगे बढ़ सकते हैं, जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा? तो आई थिंक हमारा मानना था कि इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स के तौर पे थोड़ा बेटर प्लेस्ड हैं, क्योंकि यहाँ जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है यहाँ कम है बाहर के मार्केट्स के कंपैरिजन में। और हम काफी टाइम से ये भी कह रहे हैं कि रेट हाइक खत्म नहीं हुई है, खत्म होने वाली है। तो आई थिंक पिछले कुछ दिनों के स्टेटमेंट से भी हमें वही जाहिर होता है। तो आई थिंक हमारा वही आउटलुक रहेगा कि रेट शायद थोड़े से और बढ़ेंगे, शायद जितना सोचा था उससे ज्यादा, और फिर जल्दी नीचे भी नहीं आएंगे, ये भी हमारा मानना है। तो इंटरेस्ट रेट्स का ये रहेगा। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का मानना है, हमारा व्यू है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाउंस बैक इन अ हरी। तो अगर आप यूएस और यूरोप के मार्केट्स देखें, खासकर यूरोप, तो वहाँ कंडीशंस काफी टफ हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बाउंस बैक करने में। परहैप्स एक मार्केट जहां हम काफी ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं पिछले 6 महीने से, वो है चीन का बाजार, क्योंकि वहां वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हो गई हैं। तो हम ग्लोबल सेटअप को ब्रीफली ऐसा देखते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून राधिका। जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं कि चीन के मार्केट्स आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और एक ये बड़ा कंसर्न था भी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में भी लग रहा था कि एफआईज का काफ़ी सारा इन्फ्लो जो है, जो बाजार जो इंडियन मार्केट्स में आना था, वो पैसा चीन, ताइवान ऐसे मार्केट्स में जा रहा है। तो क्या आपको लगता है इस साल के लिए किस तरह की सिचुएशन रह सकती है? क्या एफआईज का एक्शन कहीं ना कहीं इस साल भी मिसिंग ही देखने को मिल सकता है? इट कुड भी एक और म्यूटेड ईयर रह सकता है एफआईआई फ्लोस के लिए, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ऑप्शंस एफआईआई के पास बहुत रहते हैं। मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट टर्म आंसर है और एक मीडियम टर्म आंसर है। अब शॉर्ट टर्म आंसर ये है कि शायद चीन को आपको थोड़े से फ्लोज जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बेसिस पे वो आज भी 10-11 के पीई पे है। लेकिन लॉन्ग टर्म डेकेड में इंडिया स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। हम जैसे एक छोटा प्राइवेट इक्विटी फंड भी चलाते हैं, तो एफआईआई से बात करते हैं, उन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से बात करते हैं जो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। वो कहते हैं अब हमें लगता है इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वी हैव नो चॉइस बट टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। तो एक जो स्ट्रक्चरल मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी है जहां बड़ा कैपिटल इंडिया में आएगा,
हमें लगता है वो बरकरार है, बल्कि पिकअप ही करेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म कुछ कैपिटल एलोकेशन चीन को हो सकता है, वो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस की एक कहानी वैसी है। बट दैट डज़न्ट टेक अवे, अगर आप मेरे से कहें इस डेकेड में कहाँ देखना है, तो लंबे समय के लिए मैं पहले इंडिया ही देखूँगी। ठीक है। राधिका जी, आपसे थोड़ा सा ना सेक्टर स्पेसिफिक होकर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि अडानी वाली पूरी कहानी के बाद बाजार में थोड़ी सी अस्थिरता आई। अब थोड़ी संभलने की कोशिश है, लेकिन अभी भी जो फ्रंट लाइनर्स रहे हैं बाजार के लिए पिछले कई सालों से, आईटी या फिर फार्मा, एफएमसीजी, वहां पर हम सुस्ती का रुख देख रहे हैं। लेकिन जो केपेक्स वाले जो एरियाज हैं, मसलन कि पावर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, यहां पर हम बाइंग देख रहे हैं, लोगों के बीच हो रही है। आप ही बताइए कि अगर बाजार को दो हिस्सों में अगर हम बांट के चले, जहां पर रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए कुछ पोजीशन बनानी हो, कुछ खरीदना हो, बाइंग करनी हो, आपके हिसाब से फेवरेट सेक्टर कौन सा होगा और किसको आप अभी अवॉइड करना चाहेंगी? एक्चुअली आपने बहुत ब्यूटीफुली हमारे पोर्टफोलियो की दो थीम्स को अलग अलग बांट दिया है। एक है मैं कहूंगी वो सेक्टर्स जो थोड़े से ज्यादा डोमेस्टिकली इंक्लाइंड हैं, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, रिफॉर्म्स जैसे कि पीएलआई है, इन सारी चीजों के बेनिफिशियरी हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें कैपिटल गुड्स कंपनीज आती हैं, टू सम एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इंडस्ट्रियल्स कंपनीज, होम बिल्डिंग कंपनीज, ये सब आते हैं। इन पे हम कंस्ट्रक्टिव हैं, इन पे हमारा मानना है कि अगले 2-3 साल में जैसे प्राइवेट कैपेक्स रिवाइव करेगा, इन कंपनीज में आपको फायदा दिखेगा। दूसरी वो और इनके साथ ही जब ये सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी अच्छा करता है, तो फाइनेंशियल्स, खास की लेंडर्स, ये अच्छा करते हैं, बैंक्स जिनको मैं कहूंगी। दूसरे सेगमेंट पे वो जो बेलवेदर हैं, जो आपने कहा, जो कंपनीज थोड़ी सी ज्यादा एक्सपोर्ट और ग्लोबली इंक्लाइंड हैं, जिनका ज्यादा शेयर ऑफ बिजनेस यूएस, यूरोप जैसे मार्केट से आता है, आईटी इसका एक हिस्सा है, फार्मा भी एक इसका हिस्सा हो सकता है, वहां हम थोड़े से वीक हैं। तो हमें लगता है ये साल ऐसा ही रहेगा। और ये हमारे पोर्टफोलियो, अजय ने हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे फंड्स का जिक्र किया, हमारी भी फंड्स की पोजिशनिंग ऐसी ही है, ओवरवेट डोमेस्टिक, अंडरवेट इंटरनेशनल। एक आखिरी सवाल जाने से पहले, स्मॉल कैप मिड कैप एंड ऑफ द बास्केट जो है काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म की है। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ बेंचमार्क्स को देखें तो वहां तो आधी कहानी है। बड़ी कहानी तो ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी 20-25-50% घटा हुआ है लास्ट 1-1.5 साल में। क्या ये समय, अगर हम 2 से 3 साल का व्यू लेके काम करें, तो उस बास्केट को अक्यूमुलेट करने का है, जो 6-8 महीने 9 महीने जो भी रेट हाइक बचे आ जाए या एलिवेटेड रहें भी पॉज पे, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कट साइकिल शुरू हो जाए, ये सोचते हुए? आई थिंक हमारा तो एक जनरली पॉजिटिव कॉल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप पे। और एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि अब मिड कैप कंपनीज ना छोटी कंपनी नहीं रही हैं, क्योंकि दे आर द नेक्स्ट 150 कंपनीज ऑफ इंडिया। अब जिन सेक्टर्स की हमने बात की, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स एक्सेट्रा, अगर इनके ज्यादातर मार्केट लीडर्स देखें आप, तो वो टॉप 100 में शामिल ही नहीं है, वो नेक्स्ट 150 में शामिल है। तो ये भी सोचना गलत है कि मिड कैप स्मॉल कैप मींस छोटी कंपनीज, अनप्रूवन बिजनेस मॉडल्स, वो हो गया है। ये मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट्स में। और अगर आपको इन सेगमेंट्स में एक्चुअली कुछ पोजीशंस लेनी है, तो मिड कैप सेगमेंट में आपको देखना जरूरी है। एंड डेफिनेटली देयर आर पॉकेट्स ऑफ वैल्यू इन बोथ मिड एंड स्मॉल कैप। ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका आज समय देने के लिए। एंड वंस अगेन विश यू लोड्स ऑफ विशेस, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू अगेन। और आपके इस कंट्रीब्यूशन को ऑफ कोर्स सारी वुमेन के डिफरेंट सेक्टर्स में जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, वो वाकई सराहनीय है। शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात